मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से अभी हम जो है पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा जो पाठ है सालिया की सिद्धि चल रही है और सालिया की सिद्धि में साला और नी, इस स्थिति में हमने समर्थानाम प्रथमादवा, समर्थानाम प्रथमादवा माने प्रत्ययः परश्च ज्ञा प्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानाम प्रथमादवा। तो समर्थानाम प्रथमादवा है और उसमें सभी अनुवृत्ति है। समर्थानाम प्रथमादवा पहले होगा, फिर जो है प्रत्यय परश्च ज्ञा प्रातिपदिका तद्धिता। ये तो समर्थानाम प्रथमादवा पर हम चर्चा कर रहे थे और उस पर हमने बताया था कि समर्थानाम प्रथमादवा, समर्थानाम षष्ठी विभक्ति एक वचन है, बहुवचन है और प्रथमात् जो है वह पंचमी विभक्ति एक वचन है, वह आद्य पद है। हमने ये भी बतलाया था कि समर्थानाम में निर्धारण षष्ठी है, इसीलिए अर्थ हो गया समर्थानाम मध्य। साथ साथ हमने आपको ये भी बताया था कि ये अधिकार सूत्र है और इस पदत्रय का अधिकार जाता है प्राग्दिशु विभक्ति तक इति यावत। और साथ साथ हमने यह भी बतलाया था कि यहाँ पर प्रथमा समर्थानाम मध्य प्रथमात्, तो प्रथम क्या लें, समर्थों में से प्रथम प्रातिपदिक से या प्रथम ज्ञानतावत प्रातिपदिक से, तो प्रथम क्या लें। शालायाम भव में शालायाम प्रथम लें, यहाँ तो ठीक है। यदि मैं इसका उल्टा कर दूं भवः शालायाम, तो प्रथम से भवः लें कि शाला लें, क्या लिया जाए। शालायाम भवः में शाला पहले है, परंतु मैं कर दिया भवः शालायाम,
तो इसमें प्रथम क्या लिया जाए, भव लिया जाए या शाला लिया जाए, तो इसका निर्णय जो है क्या कैसे करें। तो समर्थानाम प्रथमाद वाक्य के आगे जो विधि सूत्र है तस्यापत्यम इत्यादि प्रत्यय विधायक जो सूत्र है यथावेद जो प्रत्यय करता है, तो समर्थानाम प्रथमाद वा तस्यापत्यम, तो तस्यापत्यम में तस्य पहले है अपत्यम बाद में, तो सूत्र में जो प्रथम होगा, तस्यापत्यम इत्यादि जो विधि सूत्र है उसमें जो प्रथम उच्चरित है उसको हम, उससे जिसका निर्देश होगा उदाहरण में उसको प्रथम लेना है। तो सूत्र में तस्यापत्यम में तस्य जो है तस्य पहले उच्चरित है, इसीलिए उस तस्य जो षष्ठ्यर्थ है उस षष्ठ्यर्थ से जिसको उदाहरण में बताया जाएगा उसको लिया जाएगा। जैसे दशरथस्य आपत्यम दासरथी, तो दशरथस्य इस तस्यापत्यम में जो है अप से जो है ये प्रत्यय हुआ, तो तस्य से निर्देश किया जा रहा है दशरथस्य को, इसीलिए प्रथम समर्थ है दशरथ, न कि अपत्य, भले ही अपत्यम दशरथस्य कह दे तब भी। तो अर्थ इसके आधार पर हमने बनाया था कि समर्थानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकात् च हितोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धिताः प्रत्ययाः, हितोग्रे वक्ष्यमाणाः परे तद्धित ज्ञातात आवंतात प्रातिपदिकात् च परे वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः प्राग दिशो विभक्ति यावत् भवन्ति, वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः या वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः भवन्ति प्राग दिशो विभक्ति यावत्। ये इसका अर्थ जो है हमने बताया था, इतना तक बताया था। अब इस पर हमने समर्थ की इसमें एक और चीज जोड़ना है, तो इसीलिए जो है उसके लिए पहले समर्थ को समझना जरूरी होगा। तो हमने समर्थ पर भी बता दिया था। समर्थ किसका नाम है? समर्थ का यहाँ पर समर्थ पद विधि में ध्यान ये रखना है कि समर्थ पद विधि में अजय तो समर्थ पद विधि में जो समर्थ शब्द है वो समर्थ शब्द का यहाँ पर जो अर्थ है वह है अर्थाभिधाने यह शक्तः समर्थ। महाभाष्य का यदि वाक्य लिखना चाहें ये तो शायद मेरे मुख से है, मेरा हे हो या काशिका में भी शायद हो सकता है, परंतु यहाँ पर महाभाष्य का यदि वाक्य लिखना चाहें, भगवान पतंजलि जी का वाक्य लिखना चाहें तो अर्थाभिधान में यत समर्थम ये लिखें। किम पुनः समर्थम, समर्थ क्या है? तो अर्थाभिधान में यत समर्थम, अर्थ के कहने में जो समर्थ है वो समर्थ है। तो यहाँ पर समर्थ का मतलब है कि अर्थ को कहने में जो शक्त है, अर्थ को कहने में जो सामर्थ्य रखता है, उसी का नाम यहाँ पर समर्थ है। तो इससे निर्णय ये हुआ कि कृत संधि कार्य, अपनी भाषा में यदि कहें यहाँ पर समर्थ का तो कृत संधि कार्य, अर्थात ऐसा शब्द जिसमें संधि इत्यादि कार्य हो गया हो और उसके बाद जो शब्द बना उस शब्द का नाम समर्थ है, क्योंकि वही अर्थ को कहने में समर्थ होगा। हमने इसमें दो उदाहरण दिया था, एक सौत्थिति दिया था और एक वैक्ष्यमाणी दिया था। सौत्थिति में जो है तू और उत्थित, क्योंकि इसका जब सिद्धि करेंगे तो आपको तब पता चलेगा तू उपसर्ग है और उत्थितस्य अपत्यम, तो तू के आगे भी सु लाना होता है
तो सु उत्थित अपत्यम है। तो यदि यहाँ पर सु और उत्थित में, यदि सु और उत्थित में यदि समास यदि नहीं करे, सॉरी समास में बोल रहा हूँ, सु और उत्थित में यदि संधि न करें तो फिर आदि अच को वृद्धि सु को हो जाएगा और सौ हो जाएगा और एचो यवायावा हो जाएगा और सावत्थित बन जाएगा, जो कि गलत है। ये अर्थ को कहने में समर्थ नहीं है। सुथित शब्द अर्थ को कहने में समर्थ है। इसलिए कृत संधि कार्य अर्थात सु और उत्थित में जब इसमें जब संधि हो गया हो तो संधि होने के बाद जो शब्द बनता है वही अर्थ को कहने में समर्थ है, शक्त है, वही अर्थ को कहने में सामर्थ्य रखता है। इसलिए सुथित शब्द समर्थ है और उससे अपत्य अर्थ में जो है प्रत्यय आकर के अतई आकर के सौस्थिति बन जाता है। सु जो दीर्घ हुआ उसको आदियच को ऊ को सु को जो वृद्धि हो गई तो सौ बन गया और सौस्थित है और ई हो गया सौस्थिति बन गया। तो ऐसे वैक्षमाणी भी वैसे ही बन जाएगा। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर समर्था नाम प्रथमादवा में जो समर्थ है ये यहाँ पर कृत संधि कार्य लिया गया है। और गुरुकुल वाले को सभी को समझ में आ गया भाई जी, ये चीज समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आ गया। और स्काइप में सभी को इतना कल में बता दिया था, ये समझ में आ गया ये बात। और अजय हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आंख मूंद करके पूरे जिंदगी भर के लिए याद रखना है कि समर्था नाम प्रथमादवा में समर्थ का मतलब है कृत संधि कार्य अर्थात अर्थाभिधाने या शक्तः, ये है समर्थ का मतलब। वहां पर ये पूरा आपको सिद्धांत रूप में हो गया। ये छोटी छोटी चीज है परंतु बहुत बड़ी चीज है। ये सभी विद्यार्थी को नहीं होता है। आपको यदि कभी किसी को टेस्ट लेना हो तो आप किसी प्रथमा वृत्ति पढ़ने वाले से टेस्ट ले लीजिएगा, आप किसी सिद्धांत कौमुदी पढ़ने वाले से टेस्ट ले लीजिएगा। जो आपको मैं बता रहा हूँ ये क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में इस तरीके की बात नहीं वहां पर कही गई है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कही हुई है, पढ़ाते समय पढ़ाया ही जाता है। तो आपको विश्वास ना हो तो प्रथमा वृत्ति जो पढ़ता हो उससे टेस्ट लीजिएगा, सिद्धांत कौमुदी जो पढ़ता हो उससे टेस्ट लीजिएगा। वो जल्दी नहीं बता पाएगा अपवाद को, एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो समर्था पद विधि में समर्था नाम प्रथमादवा में समर्था मतलब अर्थाभिधाने या शक्ता, समर्था अर्थात कृत संधि कार्य। और समर्था पद विधि में जो समर्थ है उसको भी समझना है क्योंकि दोनों के भेद को जानना जरूरी है। तो समर्था पद विधि चलिए निकालिए। ये 2-1-1 है। दूसरा अध्याय पहला पाद का पहला सूत्र है, निकालिए। दूसरा अध्याय पहला पाद का पहला सूत्र है समर्थ पद विधि। अनंत जी आपको समझ में आ गया? जी आचार्य। तो समर्थ पद विधि अब निकाल लीजिए सभी विद्यार्थी सूत्र। समर्थ पद विधि निकाल लिए? तो समर्थ पद विधि जो है, समर्था प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अकारांत पुंलिंग समर्थ शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अजय हाँ, रामा की तरह है। ये बार बार नहीं बताया जाता क्योंकि अपने आप खुद इतना हमने बता दिया कि खुद ये पता चल जाना चाहिए कि ये ऐसा है। मैं जो बार बार बोलता हूँ आप लोगों के अभ्यास के लिए, तो मेरे मुख में तो अभ्यास हो गया हुआ है, इसके बिना मेरा मुख से निकलता ही नहीं है। तो आप लोगों के अंदर भी सभी विद्यार्थी के अंदर इसी तरीके से अभ्यास होना चाहिए। यदि ये आपको अभ्यास हो गया ना तो आप बड़े बड़े जो ग्रंथ है ना,
या जो आपको लगता होगा गीता मुझे नहीं समझ में आता, मैं रामायण का अर्थ कैसे मैं करूं, उसका मैं कैसे अर्थ करूं, वेद का अर्थ मैं कैसे करूं, तो ये यदि आपको मस्तिष्क में आ गया, पदच्छेद विभक्ति समास इत्यादि करने दी आ गया आपको, वो यदि उसको यदि आपने स्वभाव बना लिया, तो गीता आपके लिए जैसे हाथ में फूल है वैसे ही गीता आपके लिए है, महाभारत वैसे ही आपके लिए है, पंचतंत्र वैसे ही आपके लिए है, हितोपदेश वैसे ही आपके लिए, कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। ये सब जितने भी साहित्य ग्रंथ है वो सब आपके लिए। साहित्य ग्रंथ में कोई विषय मैंने क्या बोलते हैं, ये रघुवंश इत्यादि जितने भी है, जो नाटक शाकुंतलम इत्यादि जितने भी है, ये सब जो है हस्तामलकवत हो जाएगा, एकदम सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा यदि इस पद्धति को आपने अपना लिया तो। एक ही है, अलग नहीं है। पद विधि ही, हाँ, इकारांत पुंलिंग पद विधि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। समझ गया जी। और विधि का मतलब है विधीयते विधि, जिसका विधान किया जाता है, कार्य कर्म अर्थ में है। यहाँ पर वी पूर्वक धा धातु जो है, इस धा धातु से दूधाय धारण पोषण हो, धा धातु से जो इत्यादि गण की धातु है, तो इस धा धातु से कर्म में जो है उपसर्गे घोकी से जो की प्रत्यय हो गया है, और की प्रत्यय में क का लोप हो गया है, इस संज्ञा हुई है लशक से, और चूटू में तस लोप से लोप हो गया, तो ई बचा, तो वी धा और ई है, और फिर जो है उसको आ को लोप हो के आतो लोप टीचर से जो हो जाता है, और फिर जो है विधि बन जाता है। तो विधि कर्म में है, जिसका अर्थ है विधीयते इति विधि। क्या है जी? विधीयते इति विधि, माने कर्म में, माने कार्यम, इसका अर्थ हुआ कार्यम। विधीयते जिसका विधान किया जाता है, विधान किया जाता है जो, तो विधि का मतलब हुआ कार्यम। समर्था पद विधि में विधि का मतलब क्या है जी? कार्यम, माने विधीयते, यत विधीयते तत् विधि, यह विधीयते माने जो विधान किया जाता है उसका नाम विधि है, माने कार्य का नाम विधि, कार्य ही विधान किया जाता है तो कार्य का नाम विधि है। तो पद विधि में विधि कहते हैं कार्य को। समझ में आ गया? विधि मतलब कार्यम, विधि मतलब क्या हुआ जी? कार्य। आप लोगों को समझ में आया राजभल्ला जी? बोल, यदि हो गया तो बोलिए कि हाँ या ना, तब तो फिर आगे चलेंगे। विधान का अंग्रेजी ट्रांसलेशन में तो अंग्रेजी का विद्वान नहीं हूँ। वो मैंडेट, हाँ जी, मैंडेट कह सकते हैं सर, ये विधि। मैंडेट, मैंडेट, अच्छा मेडेड, मैंडेट, मैंडेड जी, मैंडेड बोल रहे हैं। हाँ तो मैंडेड हुआ। अब मैं हिंदी और संस्कृत में समझा दूं। हाँ जी, रूल, रूल भी कह सकते हैं। अच्छा रूल, रूल तो नियम हो गया, रूल तो नियम हुआ, विधि अलग हो। चलिए वो उस रूप में सामान्य में फिर लीजिए, विधि सूत्र जो विधि हो गया वो भी एक हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। नियम, नियम भी विधि के अंतर्गत आ जाएगा और विधि भी विधि के अंतर्गत आ जाएगा। विधि यत जो विधान किया जाता है, जैसे घई भज धातु से घई प्रत्यय का विधान किया गया, तो घई करना, घई जो कार्य है ये हो गया विधि। समझ गए जी? तो अब जो है पद के साथ विधि का समास, पदच्छेद विभक्ति हो गई, और पदानाम विधि इति पद विधि, षष्ठी तत्पुरुष समास। पदानाम विधि इति पद विधि, पदानाम विधि इति पद विधि। लिख लिया जी?
पदानाम विधि इति पद विधि। भाई जी लिख लिए जी। पदानाम विधि इति पद विधि। गुरुकुल में लिख लिए आप लोग? तो पदानाम विधि का मतलब क्या हुआ? पद संबंधी कार्य। क्या हुआ जी? विधि का हमने कार्य ही अर्थ किया ना जी। तो पद विधि माने पद संबंधी कार्यम, पदों से संबंध रखने वाला कार्य। पदानाम षष्ठी बहुवचन है, तो पदों से संबंध रखने, पद संबंधी कार्य माने पदों से संबंध रखने वाला काम, पदों से संबंध रखने वाला कार्य, ये हो गया पद विधि का। पदों से संबंध रखने वाला कार्य, ये पद विधि का मतलब हो गया। समझ गए जी? पदों से संबंध रखने वाला जो भी काम है, पदों से संबंध रखने वाला जो भी काम है, उसको कहेंगे पद विधि। तो समास जैसे है, समास राज्य पुरुषः राजपुरुषः, राज्य पुरुषः राजपुरुषः। तो राज्य भी पद है, पुरुष भी पद है, और इस राज्य पद और पुरुष पद दोनों को मिला करके राज पुरुष कर दो। पदों से संबंध रखने वाला समास कार्य है, इसलिए समास जो हो गया पद विधि हो गई, पद संबंधी कार्य हो गया। क्योंकि बिना पद का समास हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुबंत ही सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, सहसुपा इत्यादि। तो समास कार्य जो है पद संबंधी कार्य हो गया। समास कार्य क्या हो गया जी? पद संबंधी कार्य। पद माने सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत का नाम पद है। तो सुबंत और तिंगंत जो है, तो राज्य सुबंत है, पुरुषा भी सुबंत है। तो ये इन दोनों का जब हम समास करते हैं तो फिर राज पुरुष बन जाता है। तो ये समास जो हमने किया वह पद संबंध, बिना पद का समास हो ही नहीं सकता। क्या बताया जी? बिना पद, जब तक पद संज्ञा नहीं करोगे, जब तक पद नहीं बनाओगे, तब तक समास हो ही नहीं सकता। इसलिए जिस कार्य में पद निमित्त हो उस कार्य का नाम है पद विधि। पद संबंधी जो भी कार्य है, पद को मान करके जब कोई काम हो रहा हो तो उसका नाम है पद विधि। हमें लग रहा कि अब समझ में आ गया होगा, ये अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ जी भाई जी, समझ में आया पद विधि? हाँ, पद को ध्यान में रख करके, पद से संबंधित जो कार्य है, पद को ध्यान में रख करके जो काम हो रहा हो उसका नाम पद विधि है। तो उसमें से एक हमने उदाहरण दिया पद विधि का समास। समास जो है पद संबंधी विधि है। आचार्य जी, हाँ जी, पद समास के अलावा और कोई और उदाहरण देंगे जिससे और स्पष्ट हो जाए? हाँ, वो तो इसलिए तो है कि तद्धित विधि भी, तद्धित जो तद्धित पत्ति जो होती है वह पद विधि है, पद संबंधी विधि है। उसी के लिए तो मैंने ये उठाया है यहाँ पर, क्योंकि ये परिभाषा वहां पर भी जाएगी, समर्थनाम प्रथमार्धा पर भी जाएगी। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, नहीं तो जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। हम यहाँ पर जो आपको समझा रहे हैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस परिभाषा की उस सूत्र में आवश्यकता है। क्योंकि परिभाषा कहते ही है उसे। महाभाष्य में दूसरा अध्याय का पहला पाद का जो पहला सूत्र है समर्थ पद विधि, जो अभी कर रहे हैं, यहाँ पर महाभाष्य ने ये जो है
एक मतलब उन्होंने परिभाषा की व्याख्या की कि परिभाषा किसे कहते हैं। तो बोलते परिभाषा पुनः एक देशस्था सती कृत्स्नम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत् यथा तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः एक देशस्थः सर्वं वैश्वम् अभिज्वलयति। ये भगवान पतंजलि जी का वाक्य है। ये लिखना चाहेंगे क्या भाई जी? हाँ, परिभाषा किसका नाम है, इस पर इन्होंने कहा कि परिभाषा मैं पदच्छेद करके लिखा दे रहा हूं, उसमें संधि करके लिखा हुआ है, जिससे कि आपको ठीक समझ में आएगा। परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। परिभाषा अजय मैं बोल रहा हूं कि परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। कट गया। आप लोग भी लिख लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को भी काम आएगा। रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ हेलो, हाँ आवाज आ रही है अब? हाँ, तो परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। परिभाषा की व्याख्या कर रहे हैं कि परिभाषा किसे कहते हैं। परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। लिख लिए? एक देशस्था सती। परिभाषा स्त्रीलिंग है इसलिए एक देशस्था सती किए हैं। परिभाषा पुनः एक देशस्था सती कृत्स्नम शास्त्रम। कृत्स्नम शास्त्रम। कृत्स्नम कृत मन कमरिकार क्री आधा त स न संयुक्त ऊपर बिंदी। कृत्स्नम शास्त्रम अभिज्वलयति। प्रदीपवत्। ये याद कर लीजिएगा। ये परिभाषा की जो व्याख्या है महर्षि पतंजलि जी का, इसको याद कर लीजिएगा, ये लाभ देगा। परिभाषा पुनः एक देशस्था सती कृत्स्नम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत्। हेलो, पहले क्या लिखे सो बताइए। पूर्ण विराम। उसके बाद और थोड़ा एक वाक्य लिख लीजिए। तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः एक देशस्थः। प्रदीप का ऐसा विशेषण है। तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः एक देशस्थः। लिख लिए? तद्यथा प्रदीपः सुप्रज्वलितः एक देशस्थः सर्वं वेश्म। ऐसा सर्वं वेश्म अभिज्वलयति। सर्वं वेश्म ये नकारांत है इसलिए वेश्म हो गया। वेश्म अभिज्वलयति।
सर्वम वेश्म अभिज्वलयति। ये महावाक्य का ये जो समर्थ पद विधि जो है इसी पर ही है। इस परिभाषा को समझाते हुए समर्थ पद विधि परिभाषा है, इसी को समझाते हुए यहाँ पर लिखे हैं। तो सर्वम वेश्म अभिज्वलयति, क्या आपने लिखा बोलिए? वेरी नाइस। अब परिभाषा तो आपने छोड़ ही दिया, परिभाषा पर लेने कि परिभाषा पुनः एक देश स्थापति कृष्णम शास्त्रम अभिज्वलयति प्रदीपवत। इसका अर्थ हुआ कि परिभाषा पुनः एक देश में रहती हुई, एक देशस्था सती माने एक देश में स्थित होती हुई संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करती है, प्रदीप के समान, दीपक के समान। समझ आ गया इसका? ये तो इसको हिंदी में क्या लिखना है, हिंदी में क्या लिखना है इसको भाई जी, उसको समझने का कोशिश कीजिए ना। कितना सरल है, इतना सरल महर्षि पतंजलि जी का वाक्य है। ये कोई कठिन थोड़े है सिद्धांत कौमुदी का वाक्य। ऋषियों का वाक्य तो ऐसा होता है कि जो है एक गोता लगाया बहुमूल्य मोतियों का पाया, इतना सरल है। ये तो आजकल के विद्वान है, अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए अपना विद्वत्ता झाड़ देते हैं, वो संस्कृत ना कठिन बना देते हैं। इन लोगों ने ही तो कठिन को बर्बाद किया। इन लोगों ने ही, अर्वाचीन वाले विद्वान लोगों ने ही अपनी विद्वत्ता को दिखाने के लिए इस संस्कृत को समाप्त कर दिया। तो इनका इतना सरल है, परिभाषा पुनः एक देशस्था सती। परिभाषा पुनः माने पुनः एक देश में स्थित होती हुई, सती माने होती हुई, कृष्णम शास्त्रम संपूर्ण शास्त्र को अभिज्वलयति प्रकाशित करती है, प्रदीपवत प्रदीप के समान। तद यथा उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो प्रदीप का ही समझा रहे हैं। प्रदीप सुप्रज्वलित एक देशस्थ, जैसे अच्छी तरीके से जलता, सु माने अच्छी तरीके से, प्रज्वलित माने जलता हुआ, अच्छी तरीके से जलता हुआ एक देश में स्थित प्रदीप सभी घर को प्रकाशित करता है। यदि अच्छी तरीके से प्रदीप जल रहा हो तो जिस घर में, उस पूरे घर को, वेश्म माने गृहम, वेश्म माने गृहम, तो पूरे घर को प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही परिभाषा जिसका नाम है, जो परिभाषा होती है, वह एक देश में होती हुई पूरे शास्त्र को प्रकाशित करती है। तो समर्थ पद विधि दो एक एक में रहती हुई भी पूरे अष्टाध्याय में, चाहे समर्थ पद विधि से पहले हो या समर्थ पद विधि के बाद में हो, कहीं पर भी हो, वहां पर ये अपने प्रकाशित कर देती है, अपने शक्ति को वहां पर, अपने प्रकाश को, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचा देता है, ऐसे ही समर्थ पद विधि माने ऐसे ही समर्थ पद विधि रूपी जो परिभाषा है पूरे शास्त्र में अपने शक्ति को पहुंचा देती है, और जहां इसका कार्य है वहां पर हो जाएगा। तो समर्थ पद विधि तक इसका प्रकाश, इसका जो रे है, इसका जो किरण है वहां तक पहुंच गया, और फिर उसके अर्थ को कर दिया करेगा, जो कि आपको बताऊंगा। तो ये परिभाषा उसी का नाम है जो एक स्थान पर रहती हुई संपूर्ण शास्त्र को प्रकाशित करती है। परिभाषा किसको कहते हैं जी? हाँ, एक स्थान पर रहती हुई जो पूरे शास्त्र को प्रकाशित करे, उसका नाम परिभाषा है। उसी को ही अनियम नियमकारिणी परिभाषा कहते हैं। परितः भाषा, महर्षि दयानंद जी जो है परिभाषा का व्युत्पत्ति लग के परितः भाष्यते अनया या सा परिभाषा, या परिभाषते अनया इत्यादि की है। तो ये है, तो ये परिभाषा हुई। तो समर्थ पद विधि परिभाषा सूत्र है, और ये सब जगह प्रकाशित कर देगा, इसका ये है। तो मैं अब जो है, अब इस पर आते हैं। तो पद विधि समास जो है पद संबंधी विधि है। तो पद संबंधी विधि समर्थ,
समर्थ का मतलब क्या हुआ जी? समर्थ में लक्षणा है। समर्थ का मतलब है समर्थ पदार्थ, माने समर्थ मतलब हुआ समर्थ पदाश्रित या समर्थाश्रित। समर्थ में लक्षणा है समर्थाश्रित। समर्थ में क्या है जी? समर्थाश्रित, ये लक्षणा है। तो अर्थ हो गया कि पद संबंधी विधि समर्थाश्रित बोधव्य या बोध्य। पद संबंधी जो विधि है समर्थ के आश्रित समझना चाहिए। अर्थात पद संबंधी विधि जो है समर्थ के ही आश्रित होगा और समर्थ के आश्रित नहीं है। माने पद संबंधी विधि का पद संबंधी विधि का जो आधार होगा वह समर्थ होगा। समर्थ आधार है पद संबंधी विधि का, समर्थ के आश्रित ही पद संबंधी विधि होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए यही आप समास ही समझ लीजिए कि समर्थ क्या है, ये पहले समझेंगे तब वो समझ में आएगा कि समर्थ क्या है। तो समर्थ का मतलब है कि यस्य येन सह संबंध है, येन सह यस्य संबंध तेन सह समर्थ। लिख लीजिए, येन सह यस्य संबंध, ये न सह स और हकार, दंत स और हकार, सह जो तृतीया क्या सह जो अव्यय है, येन सह यस्य संबंध तेन सह समर्थ। लिखा आपने? समर्थ किसको कहते हैं जी? येन सह यस्य संबंध तेन सह समर्थ या समर्थ। जिसके साथ जिसका संबंध होता है उसके साथ वह जो है आपस में समर्थ होता है। जिस शब्द के साथ संबंध होगा वह आपस में एक दूसरे से समर्थ होता है, वह दोनों पद समर्थ होता है। तो येन सह यस्य संबंध तेन सह समर्थ, कि जिसके साथ जिसका संबंध होता है वह उसके साथ समर्थ होता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा राजपुरुष। अब राजपुरुष राजा का सेवक, यहाँ पर जो है स्वस्वामी भाव संबंध है। तो राज्य पुरुष राजपुरुष, तो राज्य पुरुष राजपुरुष, तो यहाँ पर राज्य जो पद है इसका संबंध है पुरुष के साथ और पुरुष का संबंध है राज्य के साथ। तो ये परस्पर संबंध है, इसीलिए इन दोनों का परस्पर संबंध है, इसलिए ये राज्य और समर्थ दोनों, माने राज्य और पुरुष ये दोनों समर्थ पद है, दोनों समर्थ है। समझ में आया जी? यहाँ दोनों पद समर्थ है, राज्य भी समर्थ है और पुरुष भी समर्थ है, क्योंकि राज्य का पुरुष के साथ संबंध है। तो येन सह यस्य संबंध तेन सह समर्थ। समझ में आया भाई जी? हेलो? राज्य भी समर्थ है, पुरुष भी समर्थ है। हाँ, राज्य पुरुष, राज पुरुष का मतलब क्या हुआ जी? पुलिस राजा, हाँ, राज्य पुरुष राजा का पुरुष। तो राजा का जब पुरुष के साथ संबंध है तभी तो राजपुरुष हुआ। राजपुरुष कब व्यक्ति बनता है? राजपुरुष जब राजा के साथ संबंध हो। जब पुलिस कब बनता है? एसपी डीएसपी कब बनता है? उसका गवर्नमेंट के साथ संबंध होता तभी तो डीएसपी एसपी बनता है ना जी। तो डीएसपी का संबंध गवर्नमेंट के साथ है कि नहीं?
तो डीएसपी और गवर्नमेंट सरकार दोनों जो है परस्पर समर्थ है, मतलब अर्थ रूप में। तो ऐसे ही यहाँ पर हम शब्द की बात कर रहे हैं कि राज्य जो शब्द है उसका पुरुष के साथ संबंध है, राज्य का पुरुष के साथ संबंध है, इसीलिए समर्थ है। ये इसको यदि गहराई से समझना हो तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तीन चीज। क्या बताया जी? आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। सत्यार्थ प्रकाश आपने पढ़ा होगा ना जी, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, कि नहीं पढ़े हैं भूमिका में? तो पढ़े हैं तो उसमें से तात्पर्य को हटा दो और आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति को अपने मस्तिष्क में रखो अभी। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति इस तीन के जो वश है, इसी के तीन के वश में जो है आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के वश में परस्पर संबंध अर्थ होना ही पदों का सामर्थ्य है। पदों का जो सामर्थ्य है आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के कारण परस्पर में संबंधार्थ होना। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक वाक्य में जब तक आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति नहीं होगा तब तक पदों का परस्पर संबंध नहीं बन सकता है और न वो समर्थ हो सकता है, वह न समर्थ कहला सकते हैं। जैसे राज्य पुरुष ही आप ले लीजिए, राज्य पुरुष ये जो पद है परस्पर आकांक्षा रखते हैं एक दूसरे को। राज्य आकांक्षा रखता है पुरुष को और पुरुष आकांक्षा रखता है राज्य को। इसीलिए इन दोनों में एक दूसरे की, इन दो पदों में एक दूसरे की आकांक्षा है। राज्य का चाह है पुरुष के साथ, आकांक्षा है पुरुष का, और पुरुष को आकांक्षा है राजा का। इसीलिए राज्य पुरुष ये दोनों साकांक्ष है, आकांक्षा सहित है, इसलिए मैंने समर्थ है। समझ गए जी? आकांक्षा माने इच्छा, आकांक्षा माने इच्छा, चाह। हाँ, चाह वही तो है। तो पदों के भी परस्पर चाह होती है ना। व्यक्ति इच्छा चाह एक ही चीज है, इच्छा और चाह एक ही चीज है। तो शब्दों का परस्पर, शब्दों के भी परस्पर आकांक्षा, अर्थात आकांक्षा तो व्यक्ति करेगा परंतु उसके ऊपर शब्द के ऊपर आरोपित किया गया है। तो राजा का माने राज्य पुरुष ये पद परस्पर आकांक्षा रखते हैं। केवल राज्य कहने से आकांक्षा रहती है भाई राजा का क्या। राज्य जब आप कहते हैं तो क्या अर्थ होता है? राज्य पुरुष को हटा दीजिए, राज्य का क्या अर्थ है हिंदी में बताइए? राज्य मैं पूछ रहा हूं, राज्य कौन सी विभक्ति है? ये भी नहीं पता। अरे वाह, अरे राज्य, राज्यों, राज्याम, राज्य कौन सी विभक्ति है? राजन शब्द की भूल गए हैं? और तो यहाँ षष्ठी है, यहाँ न द्वितीय बहुवचन है न पंचमी एक वचन है। राज्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो राज्य का क्या अर्थ हुआ? राजा का। तो अब राजा का, अब यहाँ पर केवल राज्य कहने से क्या आकांक्षा रहती है?
राजा का क्या आकांक्षा नहीं रहती है? राजा का क्या, तो उत्तर क्या होगा? पुरुष। तो राज्य कहने से राजा का, राज्य पद आकांक्षा रखती है। राज्य पद जो है आकांक्षा रखता है, किसी की चाह रखता है। राज्य पद के अंदर चाह है, इच्छा है किसी, तो राजा का किसका, तो राजा का क्या, तो उत्तर हो गया पुरुष। और जब पुरुष कहते हैं तो पुरुष कहने पर भी आकांक्षा बनी रहती है कि किसका पुरुष, पुरुष किसका पुरुष, तो उत्तर क्या होगा? बोलिए, कोई भी विद्यार्थी बोलो, किसका पुरुष? राजा का। तो पुरुष भी आकांक्षा रख रहा है कि नहीं राजा का? पुरुष भी आकांक्षा रख रहा है राजा का। और राज्य जब कहते हैं तो राज्य राजा का, ये कहने से भी आकांक्षा रख रहा है पुरुष का। तो राज्य पुरुष ये एक दूसरे की जो है आकांक्षा रखते हैं, परस्पर आकांक्षा रखते हैं, इसीलिए राज्य और पुरुष दोनों समर्थ है। आकांक्षा के वशीभूत होकर के ही आकांक्षा के कारण ही परस्पर जो संबंध अर्थ होना माने होना है, वही पदों का सामर्थ्य है, वही पदों का समर्थ का होना है। पदों का समर्थ का जो होना है, पदों का जो सामर्थ्य है, वह है आकांक्षा के वशीभूत होकर परस्पर संबंधार्थ का होना, परस्पर संबंधार्थ होना, परस्पर संबंध अर्थ वाला होना। तो ये राज्य पुरुष ये दोनों समर्थ पद है, इसलिए कहा ये न स यस संबंध तेन समर्थ। ऐसे ही आकांक्षा के बाद योग्य क्या बोलते, आकांक्षा योग्यता, योग्यता। अब योग्यता को यदि आप देख लें कि जैसे मैंने उदाहरण दिया, अग्निना सिंचति, क्या हमने बताया जी? अग्निना सिंचति, क्या उदाहरण दिया? अग्निना, अग्नि का तृतीया विभक्ति अग्निना। अग्निना सिंचति, इसका क्या अर्थ है? हमने कहा बाल बोध अग्निना सिंचति क्षेत्रम, क्या अर्थ हुआ? हिंदी क्या अर्थ हुआ? बाल बोध अग्निना सिंचति क्षेत्रम। बोलो बोलो बोलो, बाल बोध अग्नि से खेत को सींचता है। तो आग से कभी खेत को सींचा जा सकता है? बताओ। तो इसीलिए असंबद्ध है, इसमें अग्नि के अंदर सींचने की योग्यता है ही नहीं, इसलिए वाक्य नहीं बनेगा, वाक्य ही गलत है। अग्निना सिंचति वाक्य ही गलत है। तो जब तक पदों के परस्पर मिलने की योग्यता न हो तो वे असमर्थ होते हैं। यहाँ पर अग्नि का सिंचति के साथ मिलने की योग्यता ही नहीं है, इसलिए दोनों असमर्थ पद है। तो कहने का अभिप्राय यह हुआ कि जब पदों को परस्पर मिलने की योग्यता होगी तभी वह समर्थ होगा। पदों को परस्पर मिलने की जब योग्यता होगी तभी वह समर्थ होगा। फिर मैं बोल रहा हूं, पदों को परस्पर मिलने की जब योग्यता होगी तभी वह समर्थ होगा। दूसरा कारण हमने बताया समर्थ का, कि समर्थ किसे कहते हैं। पहला बताया कि
पदों जब दो पद परस्पर आकांक्षा रखते हों एक दूसरे का, जब दो पद या दो से अधिक पद जो भी है, जब एक दूसरे के आकांक्षा रखते हो, परस्पर आकांक्षा रखते हो, तब वह आपस में परस्पर समर्थ होता है। दूसरा हमने बताया हेतु समर्थ का कि जब दो पदों में परस्पर सामर्थ्य रहता है, जब दो पदों के में परस्पर मिलने की योग्यता होती है, जब दो पदों में परस्पर मिलने की योग्यता होती है, तो दो आपस में पद समर्थ होता है। दो या दो से अधिक पद, दो का मतलब केवल दो ही नहीं समझिएगा, माने जब पदों में परस्पर मिलने की योग्यता होती है तब वह समर्थ होता है, नहीं तो असमर्थ होता है। तो अभिना सिंचती गलत है। ऐसे राज्य पुरुष जो है, राज्य का पुरुष के साथ मिलने की योग्यता है, इसीलिए ये राज्य पुरुष दोनों समर्थ है। समझ गए जी? भाई जी समझ में आया? तीसरा कारण समर्थ का आसक्ति। तीसरा कारण है आसक्ति। आसक्ति कहते हैं समीपता को, निकटता को। यदि दो पद परस्पर, दो या दो से अधिक पद परस्पर समीप में न हो, उसकी समीपता न हो, निकटता न हो, तब भी पदों में सामर्थ्य नहीं होता है। आपने राज्य पद को अभी कहा और 2 घंटे बाद पुरुषः कहा, क्या ये इस राज्य का पुरुषः के साथ संबंध हो जाएगा? बताइए जी। आप राज्य पद को अभी कहा और पुरुष पद को तुरंत बाद न कह करके बहुत सारे अनुचित जो व्यवधान के बाद आपने कह दिया, तो क्या राज्य और पुरुष आपस में संबंध हो जाएगा राज्य पुरुष का? तो इसीलिए आसक्ति, समीपता, माने राज्य के तुरंत बाद पुरुष का जब उच्चारण होगा, जब दोनों की समीपता होगी, तभी उसके अंदर सामर्थ्य होगा, तभी वह पद पर समर्थ होंगे। तो कहने का अभिप्राय है, समर्थ किसका नाम हुआ? समर्थ हुआ आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के वशीभूत होकर पदों का परस्पर जो है संबंधार्थ जो होना है वही सामर्थ्य है, और वह सामर्थ्य समर्थ का होना ही समर्थ होता है। तो मैंने आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति को ध्यान में रखिएगा। आकांक्षा जिसके अंदर, जिस पदों का परस्पर आपस में आकांक्षा हो, जिनमें योग्यता हो, और जिन पदों में योग्यता हो, जिनमें आसक्ति हो, वे ही पद परस्पर समर्थ होते हैं। उसी का हमने सार रूप में कहा। इतनी जो हमने व्याख्या की, उसी का हमने बताया कि यस्य सह येन संबंध तेन सह समर्थ। जिसके साथ जिसका संबंध होता है उसके साथ वह समर्थ होता है। तो उसके साथ वही उसका उसी के साथ संबंध हो सकता है जिसमें आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति इत्यादि की बात हो। तो कहने का अभिप्राय है, समर्थ को हमने आपको यहाँ का समर्थ समझ में आ गया जी। समर्थ पद विधि में वहां के समर्थ में और यहाँ के समर्थ में अंतर दिख रहा है आपको? हाँ जी जी। वहां पर कृत संधि कार्य है। समर्था नाम प्रथमाद में जो समर्थ है वह अर्थाभिधान या शक्ता वो है, और यहाँ पर जो है कि यस्य स येन संबंध तेन स समर्थ। अब यदि मान लो उदाहरण के लिए मैं यदि उदाहरण दे दूं, यदि मैं ऐसा उदाहरण आपको दे दूं कि राज्य पुरुषः, मैं ऐसा बोल दूं, भार्या राज्य पुरुषः देवदत्तस्य, भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य। इसका हिंदी अर्थ हुआ पत्नी राजा की, पुरुष देवदत्त का। बताओ यहाँ पर राज्य का पुरुष के साथ संबंध है?
राज्य पद पुरुष की आकांक्षा रख रहा है क्या? यहाँ पर तो राज्य शब्द भार्या की आकांक्षा रख रहा है, पत्नी राजा की और पुरुष जो है देवदत्त का। तो यहाँ पर राज्य और पुरुष का परस्पर संबंध नहीं है। यहाँ पर राज्य का संबंध भार्या के साथ है, इसलिए राज्य और भार्या ये परस्पर जो है समर्थ है, और पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है, इसलिए पुरुष और देवदत्त ये समर्थ हैं, परंतु राज्य पुरुष यहाँ पर समर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज्य की आकांक्षा एक साथ होते हुए, इसलिए मैं राज्य पुरुष को एक साथ रख दिया कि राज्य पुरुष एक साथ होते हुए भी ये परस्पर समर्थ नहीं है। भार्या राज्य पुरुषो देवदत्तस्य, राज्य पुरुष एक साथ रहते हुए भी ये समर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राज्य का संबंध पुरुष के साथ नहीं है, राज्य का संबंध भार्या के साथ है और पुरुष का संबंध देवदत्त के साथ है। इसलिए राज्य पुरुष परस्पर संबद्ध न होने के कारण, राज्य पुरुष का परस्पर संबंध न होने के कारण ये राज्य पुरुष ये समर्थ नहीं हुए। समझ में आ गया? ये राज्य पुरुष दोनों परस्पर निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष जो है वो असमर्थ है। नहीं समझे जी? एक और उदाहरण दूं, शायद समझ में आ जाए। यदि मैं बोलूं कृष्णम श्रितः देवदत्तस्य गुरुकुलम, सॉरी, कृष्णम श्रितः देवदत्तो गुरुकुलम, कृष्णम श्रितः देवदत्तो गुरुकुलम, तो यहाँ पर जो है कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितो देवदत्तो गुरुकुलम, ये वाक्य ले लीजिए। संधि कर दिया, कृष्णम श्रितो देवदत्तो गुरुकुलम। देवदत्तो गुरुकुलम, तो यहाँ पर कृष्ण का श्रुत के साथ समास नहीं है। आगे समास इत्यादि पढ़ेंगे तो श्रुत के साथ समास, कष्ट श्रुत इत्यादि, कष्ट को प्राप्त हुआ, श्रुत माने प्राप्त हुआ ये अर्थ होता है। कृष्णम का कृष्ण को प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है, प्राप्त हुआ देवदत्त, श्रुत का संबंध देवदत्त के साथ है, कृष्ण के साथ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कृष्ण और श्रुत में समास नहीं हुआ। तो ये सब समझ में आएगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समर्थ पद विधि में जो समर्थ है उसका अर्थ है कि जिसका जिसके साथ संबंध होता है आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति के वशीभूत होकर के उस आकांक्षा, माने जिस शब्दों में आकांक्षा हो, जिस शब्दों में परस्पर एक दूसरे की, जो शब्द परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा रखते हों, जो पद परस्पर माने योग्यता रखता हो, जिस पद में योग्यता हो जिन पदों में, और जो पद आसक्ति से युक्त हो, जो निकट में हो, जिसकी निकट जिन पदों की आसक्ति हो, समीपता हो, वे ही पद समर्थ होते हैं, नहीं तो समर्थ नहीं होते। तो ये नशा या संबंध ये नशा सा समर्था। हमें लगा कि अब सब मैं पूरा जोर लगा दिया आपको समर्था समझाने में। समर्थ समझ में आ गया जी? कि अभी भी नहीं समझ में आया? समर्थ पद वाला समर्थ आ गया सर। गुरुकुल वासी को समझ में आया? मैं पूरा जोर लगा दिया, मुझे सिर दर्द करने लग गया। समझ में आया कि अभी भी नहीं आया समझ में? क्या तात्पर्य, क्या कह दूं तात्पर्य माने? ओ नहीं, वो अभी वो प्रसंग नहीं है, अभी उस प्रसंग को मैं नहीं बताऊंगा।
अभी व्याकरण चल रहा है। जब आपको सत्यार्थ प्रकाश पढ़ाएंगे तब सत्यार्थ प्रकाश, वो साहित्य का विषय हो गया। यहाँ पर जितना विषय है वहीं पर मैं समझाऊंगा। इतना आप समझ लिए तात्पर्य अपने आप भी समझ में आ जाएगा। आपको जितना भी उदाहरण दिया हूँ सत्यार्थ प्रकाश में, अग्निना सिंचत इत्यादि उदाहरण दिया हुआ है कि अग्नि से सींचना इत्यादि बताया हुआ है, सब बताया हुआ वहाँ पर। तो उसको पढ़िए। जो मैं आपको आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति समझाया, अब जो है इसको लेकर के सत्यार्थ प्रकाश में आप जाइए, भूमिका में उसको पढ़िए, उस सबको बार बार पढ़ करके फिर तात्पर्य को समझिए। नहीं समझ में आएगा तो फिर जो मैं आपको समझाऊंगा वो इसका प्रसंग नहीं है तात्पर्य का। अब समय भी हो गया। तो समर्था पद विधि में पद संबंधी विधि ही समर्थाश्रितो बोध्य या बोधव्य। पद संबंधी विधि ही समर्थ पद के आश्रित हम लोगों को समझना चाहिए। अस्माभि का अध्याय हो जाएगा। अस्माभि पद संबंधी विधि ही समर्थाश्रितो बोधव्य। हम लोगों के द्वारा पद संबंधी विधि समर्थ पद के आश्रित समझना चाहिए, समर्थ के आश्रित समझना चाहिए। समर्थ पद होगा तभी वह पद संबंधी विधि होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं ये लोग, आप लोग समझ गए जी? स्काइप वाले सभी को समझ में आ गया? वासुदेवन जी आपको समझ में आया? जब आप परीक्षा लेंगे कि भाई समर्थानाम प्रथमाद्वा में समर्थ और समर्थ पद विधि में समर्थ, इन दोनों में क्या भेद है बता देंगे आप लोग? हाँ, बहुत बड़े सिद्धांत को हमने जो बता दिया है ये मस्तिष्क में रखिएगा, मेरे परिश्रम को सफल कीजिएगा। तो चलिए जी, अब मंत्र पाठ करता हूँ। अब इसके आगे जो है ये समर्था पद विधि, कल ये बताऊंगा कि ये समर्था पद विधि वहाँ पर कैसे काम करता है, कैसे वह प्रदीप बच जाकर के अपने रे को, किरण को, रेज को, किरण को वहाँ पर कैसे डालता है समर्थनाम प्रथमाद्वा। क्योंकि जब तक ये परिभाषा नहीं जाएगा तब तक उसका पूरा पूरा अर्थ हो ही नहीं सकता, वह ठीक से वह अर्थ होगा ही नहीं। इसलिए इसे मतलब जो है आगे बताऊंगा कि इसका फिर क्या, उसके साथ क्या संबंध है। तो चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते।